बता दिया ना, ये कल बताया था ना मैंने। 10वां क्वेश्चन मेरे ख्याल में इस एक्सरसाइज में 10 ही क्वेश्चन है। अरे इसमें 10 क्वेश्चन है बस। 9 में बता चुकी हूँ, है ना। बी अटेंटिव, क्लास 10, बी स्ट्रेट एंड अटेंटिव। टूट के इधर आ जाती पांसी डालने की बहन इधर। तेरा नाम मुझे याद ही नहीं रहता यहाँ पे। मनस्विनी बाबू का टंग ट्विस्टिंग नेम है मनस्विनी। लिसन टू मी, क्लास 10 एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन थे। 9 के 9 मैंने यहाँ पर आपको बताया ना। इस बात से आप इनकार तो नहीं कर सकते, तो 10वां आप खुद कर सकते। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा सकता है, इसको आप खुद करेंगे। जब आपको अगर नहीं आएगा तो इसको डिस्कस करेंगे, वरना 9 जब बता दिए तो 10वां आप करने में सक्षम होंगे, इतना मुझे लगता है। इसको आप कर लेंगे, सेम इसी टाइप का ही, ठीक है। जैसा 9 है वैसा ही। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, 5 क्राइटेरिया होते मैंने आपको बताए थे। अरे बताए थे, कौन कौन से होते हैं? जो कॉन्ग्रुएंसी में होते हैं, नेम सेम वही होते हैं, वही होते हैं ना। थ्योरम में 6.3 यहाँ देखो, कोई बोलेगा नहीं, कोई किसी तरीके की एक्टिविटी नहीं करेगा। अगर आप इस बात पे राजी हैं तो मैं आगे पढ़ाऊँ, अदरवाइज आज सारा शेड्यूल बिजी है, मैं भी रेस्ट करूँ, तुम भी रेस्ट करो। यहाँ देखिए, स्टेटमेंट को पढ़िए। 2 थ्योरम आप पढ़ चुके हैं। मैं आपसे अगर पूछूं पहले थ्योरम कौन सी थी? बीपीटी। 6.1 वॉज बीपीटी, 6.2 वॉज कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और 6.3 क्या है? इफ इन 2 ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल then their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the 2 triangles are similar। यानी ये प्रॉपर्टी है AAA जो आपको प्रूव करनी है, जिसको आप AA भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी एक ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल के इक्वल हो जाते हैं, अगर इतना हो जाता है तो ये बात निश्चित है कि उनकी साइड्स के बीच में रेशो भी इक्वल होगा, दो पेयर के बीच में। और जब ऐसा भी हो जाएगा, भाई मैंने आपको बताया था कि सिमिलरिटी के लिए 2 ही कंडीशन होती हैं। नंबर 1 शेप और नंबर 2 साइज, ठीक है। या ऐसे कहो कि नंबर 1 क्या होना चाहिए? पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? 2 चीजें थी था, एक तो था साइड्स का रेशियो बराबर हो जाए, ठीक है। शेप और साइज है ना, शेप और साइज इसमें इक्वल नहीं होती। साइज इसमें क्या होता है? इक्वल रेशियो में होता है, और शेप के लिए क्या बराबर होना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि अगर भाई तीनों एंगल जब दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो ही जाएंगे तो साइड्स का रेशो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा उसी कंडीशन में होता है। एंगल इक्वल तभी होंगे तो ये दूसरी कंडीशन अपने आप अप्लाई हो जाती है। ये होगा ही होगा, बिना इसके हुए ऐसा नहीं हो सकता कि एंगल सेम हो जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो तब ये दोनों ट्राइंगल क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। यानी कि सिमिलरिटी की ये वाली प्रॉपर्टी देखा होगा आपने क्लास 9th में भी। आपकी जो 5 प्रॉपर्टी थे उनमें से 1-2 का प्रूफ भी आपके उसमें था, भी मैं जस्ट वही पढ़ा के आ रही हूँ पीछे। ASA प्रूव करने के लिए थी उसमें सबसे पहले, और SSS वहाँ एक्सियम था। SSS क्या था? एक्सियम था वहाँ पे। कॉन्ग्रुएंसी का एक्सियम किसको कहते हैं? जिसको प्रूव नहीं करते, जिसको एज इट इज़ मान लेते हैं कि ऐसा सत्य है, ये होगा, उसको अज्यूम कर लेते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, और उसको बेस बनाते हुए बाकी चीज़ों को प्रूव करते हैं। यानी भाई कोई नई चीज़ प्रूव करनी है तो उसके लिए हमें कुछ तो आधार चाहिए, कुछ तो पहले से होना चाहिए हमारे पास। तो वो SSS है, उसका इस्तेमाल करते हैं और बाकी की सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूव करते हैं। तो वहाँ पर अभी मैं ASA का प्रूफ पढ़ा रही थी, क्योंकि वहाँ भी चैप्टर यही चल रहा है, ट्रायंगल। तो यहाँ पर आपको AAA प्रॉपर्टी जो होती है, AAA प्रॉपर्टी एक अकेली ऐसी प्रॉपर्टी है जो कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होती। सिमिलरिटी में, कॉन्ग्रुएंसी में ये वाली प्रॉपर्टी होती है क्या? नहीं होती। SSS होती है, क्या होती है? लेकिन AAA नहीं होती, पर सिमिलरिटी में होती है, और इसको ही AA भी कहते हैं।
इसका भी कारण मैंने आपको कल बता दिया था कि भाई जब दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो तीसरे को इक्वल होना ही पड़ेगा, तभी तो 180 बनेगा, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसमें जो बात ये यहाँ से बोल रहा है यहाँ तक ये गिवन है, ये क्या है, और जो बात ये यहाँ बोल रहा है ये आपको प्रूव करनी है, टू प्रूव है, ठीक है। यानी एंगल्स इक्वल है तीनों करस्पॉन्डिंग, ये इसने दिया है, और ट्राइंगल सिमिलर होंगे ऐसा आपको प्रूव करना है। सीधी बैठ जाओ, तुमसे सीधे बैठिए। पहली शर्त यही है कि आपको सीधे बैठना है और अटेंटिव रहना है। देखकर आपको लगना चाहिए कि बच्चे पढ़ने के मूड में है, पढ़ना चाहते हैं, कोई नई चीज़ समझना चाहते हैं। अगर ये लग रहा है आपको देख के बच्चे मजबूरी में बैठे हुए हैं, इनका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं, मैं क्यों इनको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे क्यों मन करेगा पढ़ाने। और अगर कोई मुझसे पूछे अभी तो मैं पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि मैं लगातार 3 पीरियड से पढ़ा रही हूँ और वो भी खड़े होकर, माने ऐड कर 45 + 45 + अब ये 45 और लगातार खड़े होना। आप हो सकते हैं इस एज में, हम नहीं हो सकते बुढ़ापे में, ठीक है। आपकी एज और मेरी एज में कम से कम नहीं तो 2.5 से 3 गुने का फर्क होगा। आपकी मम्मियाँ होंगी मेरे बराबर, जिनके एक बड़े बेटा बेटी अगर आप ही हैं तो आपकी मम्मियाँ मेरे बराबर होंगी या मेरे से 1-2 साल बड़ी होंगी। तो इस एज में इतना लगातार खड़े रहना, अगर मुझसे कोई पूछे, मुझसे कोई कहेगा 1 मिनट बैठ के रेस्ट कर ले, तो मेरा मन है कि हाँ मैं बैठ जाऊँ, क्योंकि लगातार पीरियड्स लेना, वो भी मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में जिसमें कि खड़े होकर पढ़ाना है, मतलब बैठ के, ऐसा नहीं है कि कोई स्टोरी में सुनाओ, और आप आराम से बैठे हैं, पंखे के नीचे बैठे हैं, तो फिर आपको अटेंटिव रहना है कि हम जो पढ़ाया जा रहा है अगर उसको सुन लें, क्योंकि वो आपके भविष्य से रिलेटेड है, मेरे भविष्य से रिलेटेड नहीं है बेटा। सोचो, जिस काम को जिस पे मेरा आगे भविष्य निर्भर नहीं कर रहा है, तो अगर मैं उसको इंटरेस्ट से कर रही हूँ, जबकि उस पर आपका फ्यूचर डिपेंडेंट है, मेरा नहीं, तो फिर आपको भी इंटरेस्ट से सुनना चाहिए। और वो भी ऐसा टिपिकल सब चैप्टर है ये, ट्राइंगल्स अपने आप में टफ चैप्टर है। ब्रेन आगे आ जाओ, सीधे उठ के तुरंत, जल्दी आओ, जल्दी इधर आ जाए, यहाँ बैठ जाओ। हंसी आ रही है, दिस इज पनिशमेंट। जल्दी आ। एक बड़ी आश्चर्यजनक बात मैं आप में देखती हूँ कि आपको ये लगता है कि जो सामने, इसको सीधी करो चेयर को, सामने खड़े हुआ जो टीचर है ना वो गधा है। आपको पता नहीं कैसे लगता है कि मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ या मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ, ऐसा इधर बैठो। क्या मुझे सामने बैठे हुए बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्यों पिंकी भी मुझे दिखाई दे रही है, वो भी दिखाई दे रही है, क्यों नहीं दिखाई दोगे? मैं खड़ी हूँ, तुम ऐसे ऐसे इसके पीछे उसके पीछे, तुम्हें लगता है मैं नहीं दिख रहा हूँ ऐसे हाथ के तरफ। जब हिसाब है, तुम स्टेज पर खड़े होकर नीचे सब दिखते हैं कि नहीं दिखते? वही हिसाब है, यू आर सिटिंग। तो ये आपको प्रूव करना, ठीक है। आप कैसे करेंगे इसको शुरू? अभी आप एक चीज़ देख लेना कि 6.3 का प्रूफ आपको इसमें है या नहीं, पहले बताइए। मैंने आपको बताया 6.3 का प्रूफ है आपको इसमें? हाँ, अरे है नहीं है, चलो इधर देखो। हाँ विशाल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक दूसरे सीधी इक्वेशन है, जितना मैंने पढ़ाया है उससे आएंगे। नहीं नहीं, जो नहीं कराया वो नहीं है। बैठ जाओ, अभी नहीं कराया, मैंने 2 ही चैप्टर के कराए ना, 3 चैप्टर में करा दिया। हाँ 3 के करा दिया, तो जितना करा दिया उतना आएगा। तीसरा करा दिया, यूं क्या कर रहा है? लीनियर इक्वेशन करा तो दिया, क्या हो गया बुद्धि को? लीनियर इक्वेशन कराया नहीं मैंने यहाँ सीबीए में, मैम नहीं कराया। इतने सारे क्वेश्चन करे, लीनियर इक्वेशन नहीं किया हमने सीबीए में। गजब बात है, तुम्हें पढ़ के याद नहीं है, कल क्या खाया आज याद नहीं। अरे लीनियर इक्वेशन किया नहीं किया हमने यहाँ?
सामने, आपको ये पता ही नहीं है कि सिलेबस में है कि नहीं है। एंगल आप प्रूव करने जा रहे हैं। ये आपको गिवन क्या कह रहा है, दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग 2 ट्रायंगल्स। आपने 2 ट्रायंगल लेने हैं, आपको बने हुए नहीं दिए, स्टेटमेंट खाली देगा, ट्रायंगल आपने खुद बना लेंगे, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि आपको जो है A = D दिया है। क्या दिया है? 2 ट्रायंगल लेने, एक दिया है ये और एक दिया है ये DEF। ये 2 ट्रायंगल दिए हैं जिसमें आपको ये दिया है। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जिस साइड एक है उसी साइड वाला दूसरा। तो A है D के बराबर, B है E के बराबर और C है E के बराबर। बोल कौन रहा है? ये तीनों बराबर है, ठीक है। इतना आपको दिया, सच दैट है, ऐसा ऐसा है। कट। अब आपसे ये कह रहा है, इसने 2 ट्रायंगल इस तरीके के बना दिए कि एक को बड़ा बना लिया, एक को छोटा बना लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर ये बड़े छोटे हैं तो ऐसा करो कि कट DP = AB। जो DP है उसको AB के बराबर यहाँ कट कर लो, ठीक है। और जो AC है उसके बराबर कट कर लो DQ को। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लो, डॉटेड लाइन हमेशा किससे ड्रॉ की जाती है, कब ड्रॉ की जाती है? जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं अपने मन से। हम ये ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये बड़ा था, ये छोटा था, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं। सेम साइज नहीं था, शेप सेम थी क्योंकि एंगल, तो हमने इसके बराबर ये ट्रायंगल बना दिया। इतना समझ आ गया आपको? आगे चलते हैं। अब क्या होगा? क्या होगा बताइए? यहाँ पर आप सिमिलरिटी के लिए यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी। अगर ऐसा होगा तो ABC जो है वो DPQ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कह रहा है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल इसके, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? तो ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके बाद क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होने से ये B जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। होगा नहीं होगा? क्यों? CP/CT लगेगा नहीं लगेगा? अरे CP/CT लगेगा या नहीं? और ये C इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन हमने पहले कहा कि हमको ऐसा दिया है कि B बराबर है E के और C बराबर है, B बराबर है E के, C बराबर है F के। तो इसका मतलब अब B बराबर P के भी है, B बराबर E के भी है। तो इससे क्या निकला? P बराबर E और Q बराबर F। हो गया भाई। ये वाला एंगल इसके बराबर दिया था और ये वाला एंगल इसके बराबर है, ऐसा CP/CT से प्रूव हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों भी आपस में क्या है? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? देखो इसने ये सारी बात लिखी नहीं है। ये जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, कौन किसके बराबर हो जाएगा, ये इसने कहीं नहीं लिखा। इसने लिखा वाई हाउ, तुम पता करो। ये इसने लिखा नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको, खुद से पढ़ेंगे थोड़ा। ये लिखा नहीं है इसने। तो जब ये बराबर इसके हो जाएगा और ये बराबर इसके हो जाएगा तो ये कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग। कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग। और जब करस्पॉन्डिंग है, ये बात इसने कहीं भी लिखी नहीं है, ध्यान रखना, इसको नोट कर दो। जब करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाते हैं तो साइड लाइंस जो है पैरेलल हो जाएगी। तो इससे बस इसने ये लिख दिया है कि ये पैरेलल हो जाएगी PQEF के, और आगे लिखा हाउ। ये तुम खुद पता करो। वही मैं जो तुम्हें बता रही हूँ कि क्यों पैरेलल हुई, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या आ गए? इक्वल। जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए तो ये लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल। और ये लाइन जब इसके पैरेलल होती है तो फिर क्या होता है? फिर लगती है BPT। फिर क्या लगता है? और BPT ये कहती है कि this upon this is equal to this upon this, ठीक है। तो BPT जो कह रही है वो हो गया यहाँ पर, DP upon PE is equal to DQ upon QR। और इसके आगे इसने लिख दिया y। ये तुम खुद पता करो क्यों हुआ। तो ये इसलिए हुआ कि यहाँ पर BPT अप्लाई हुई। क्या अप्लाई हो गई? BPT अप्लाई हो गई भाई। BP ठीक हो गया? अरे हो गया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मैंने AB के बराबर ही कट किया है DQ और मैंने AC के बराबर भी कट किया है DQ। तो अगर मैं DP की जगह AB रख दूं और DQ की जगह AC रख दूं तो इसमें क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है, दोनों बराबर है। बोल रहा है भाई क्यों रखा? तुम पता करो क्यों रखा? क्योंकि बराबर है। क्यों रखा? क्योंकि तो इससे क्या हुआ?
जब ऐसा किया तो फिर क्या हुआ, क्या हुआ? इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जैसे ही पेज को स्क्रॉल करो सारी कहानी गायब हो जाए। और इसको कीप रखने का कोई तरीका है नहीं। अगर कीप में क्लिक करेंगे तो फिर पेज स्क्रॉल नहीं होता है। स्प्लिट कर लो, अरे वो तो है ही, उसको छोड़, ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या हुआ, यहाँ तक आपको समझ आ गया? अरे यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है। ये हो AB अपॉन D इक्वल टू BC अपॉन DE, ठीक है। एंड सो AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। AC अपॉन DF क्यों आया? AC अपॉन DF क्यों आया? अरे बताओ भाई, AC अपॉन DF क्यों आया? है कोई बुद्धिमान जो मुझे बताएगा? अरे है कोई बुद्धिमान? ये तो हमने प्रूव करा, ये क्यों आया? AC अपॉन DF प्रूव करा। क्या करा था? AC अपॉन DF। तो ये कहाँ से आ गया? सिमिलरली, बिल्कुल ऐसे ही इसको प्रूव कर सकते। इतना बड़ा लिखा नहीं है, अरे इतना बड़ा लिखा तो है। तो जब इंसान हो गई, मैं कह रही हूँ क्यों हुआ तो मुझे देख रहे, बिल्कुल इसी तरीके से हम प्रूव नहीं कर सकते क्या? हमने इसके बराबर कट करा, इसको दूसरी साइड के बराबर कट कर लेंगे तो तीसरी साइड आ जाएगी। जो मैंने मान लिया इसके बराबर इसको कट करा और इसके बराबर इसको कट करा, तो मैं इसके बराबर इसमें से कट कर लेती। ऐसा ही सेम प्रोसेस मैं बाकी के साथ भी तो कर सकती हूँ। तो जब एक जैसी चीज दो बार करनी होती है तो सिमिलरली लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिमिलरली लिख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि जैसे हमने प्रूव करा ना, ये AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF, तो अगर मैं AC वाली साइड नहीं लेती, नीचे वाली साइड ले लेती, तो ये आ जाता। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव कि AB जो है BC के बराबर है, इसका रेशो इसके बराबर है, और यहाँ सेम इसी का रेशो इसके बराबर है। तो क्या हो गया? तीनों आपस में इक्वल। क्या हो गया? तीनों आपस में। भाई इसने इतना तो गिवन था ही हमें कि एक के तीनों एंगल दूसरे के तीनों एंगल के बराबर है, इतना तो खुद इसने दे रखा था। और साइड्स का रेशो बराबर है, ऐसा हमने प्रूव कर दिया। ऐसा हमने प्रोसेस करके पूरा प्रूव कर दिया। तो दोनों बातें अप्लाई हो गई, एंगल्स भी बराबर हो गए। भाई हमारी सिमिलरिटी की कंडीशन यही तो होती है कि एंगल्स तो बराबर होने चाहिए और साइड्स का रेशो बराबर होना चाहिए। तो एंगल्स बराबर हमने कर दिए, साइड का रेशो बराबर, सॉरी एंगल्स बराबर उसने गिवन दिया था ये, और साइड्स का रेशो इक्वल हमने कर दिया। तो दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई। तो क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल, ये क्राइटेरिया लग गया और दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। यहाँ पर आपने ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव नहीं करना था, प्रूव ये करना था कि ये प्रॉपर्टी जब अप्लाई होती है तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। माने आप किस प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहे थे? अब इस केस में तो आपने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दी, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी का प्रूफ पड़े थे। आगे आप इसको अप्लाई करेंगे, मतलब आगे किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल, एक के दो एंगल दूसरे के दो एंगल के इक्वल हो गए, तो वहाँ पर ए प्रॉपर्टी या ए प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सॉरी सिमिलर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आप इसमें देख चुके हैं कि जब तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो साइड्स का रेशो इक्वल ही होता है। बात समझ में आया? आ गई? अरे आ गई। जैसे आप जब कॉन्ग्रुएंट पढ़ते थे ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होते हैं उनके सारे हिस्से बराबर होते हैं, मतलब उसके तीनों साइड इसके तीनों साइड के इक्वल होगा और उसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के इक्वल होगा। लेकिन हमको सारा चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी,
हम जो प्रॉपर्टी, अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो हमको मिनिमम तो इतना ही प्रूव करना पड़ता था, मतलब मिनिमम अगर हमको इतना भी मिल जाए क्वेश्चन में तो वो दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाते थे। लेकिन जब कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाते थे फिर हम कह देते थे कि CPCT से सभी बराबर है, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी में सब बराबर होना ज़रूरी है, नहीं तो कॉन्ग्रेंट होंगे ही क्यों। कॉन्ग्रेंट का मतलब है जो बिल्कुल अलाइक है, एक जैसे, जैसे दीपक और दीक्षित। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? कॉन्ग्रेंट का मतलब जो बिल्कुल जैसे, मेरे को तो पहचान नहीं आती है कि कौन दीपक है कौन दीक्षित। आया है दूसरा भी? वो एक ही आता तुम में से अल्टरनेट। आज तुझे 15-15 दिन डिवाइड कर रखे हैं इन्होंने। 15 दिन दीपक जाएगा, 15 दिन दीक्षित। जब दीपक पढ़ के आएगा वो शाम को दीक्षित को बता देगा, और जब दीक्षित पढ़ के आएगा शाम को दीपक को बता देगा, और टीचर्स को पता ही नहीं चलेगा कि दीपक आया है कि दीक्षित आया है, एक्सेप्ट क्लास टीचर, क्योंकि बाकी तो पहचानते ही नहीं। मतलब मैं तो नहीं पहचानती, तुम लोग पहचानते हो? क्या अंतर है दोनों में? हेयर स्टाइल का है? ये बड़े लगता है। अच्छा, मतलब तुम डेली क्लास में आपस में साफ करें हो सकता